स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट 4 देखेंगे दोस्तों आज। और इससे पहले हमने मॉक टेस्ट देखे हैं दोस्तों उत्तराखंड जीके पर। 3 मॉक टेस्ट हमने पहले देखे हैं, उनको आप जरूर देखिए। और उसके बाद आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे मॉक टेस्ट 4। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चले और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कोटेश्वर बांध की जो है विद्युत जो उत्पादन क्षमता है कितनी है। ऑप्शन देखिए आपका 1000 मेगावाट, 800, 600 या फिर 400 मेगावाट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा। कोटेश्वर बांध मैंने आपको बताया है कोटेश्वर बांध के बारे में। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बांध की जो है ऊंचाई कितनी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। राइट आंसर रहेगा 400 मेगावाट। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 400 मेगावाट। बात करें दोस्तों कोटेश्वर बांध की, तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, ये बना है भागीरथी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बना है कोटेश्वर बांध, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों। किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है कोटेश्वर बांध। कहाँ बना है, टिहरी में। ठीक है, टिहरी में बना है आपका कोटेश्वर बांध। किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है। और साथ ही साथ दोस्तों इस बांध की ऊंचाई भी पूछी जाती है। कोटेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है, याद रखेंगे आप। ऊंचाई कितनी है कोटेश्वर बांध की। कोटेश्वर बांध की ऊंचाई है दोस्तों 97.5 मीटर। ठीक है, 97.5 मीटर जो है ऊंचा है आपका कोटेश्वर बांध। ठीक है, किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कब जो है बाघ संरक्षित घोषित किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया है। उद्यान और जो आपको मैंने अभ्यारण्य बताए थे। तो राष्ट्रीय उद्यान को कब जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षित घोषित किया। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1971, 1 मई 1972, 1 मार्च 1973 या फिर 1 नवंबर 1973। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1 नवंबर 1973 को जो है बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा। 1 नवंबर 1973 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षित घोषित किया। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की इसकी स्थापना हुई 1936 में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसको जाना जाता था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और 1957 से इसका नाम क्या कर दिया फिर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ठीक है, कब से, 1957 से। तो 1957 से इसका नाम क्या हो गया फिर, जिम कॉर्बेट हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये नाम और स्थापना पूछी जाती है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। मैंने आपको सारे वन्यजीव विहार बता रखे हैं उत्तराखंड के। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई ये बताना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों 1991, 92, 93 या फिर 94। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1993। ठीक है, तो 1993 में स्थापना हुई मसूरी वन्यजीव विहार की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं डिटेल में। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ ये बताना है आपको। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, 1984, 1985, 86 या फिर 87। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन मैंने अच्छे से बताया आपको उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में। तो इसका विभाजन कब हुआ ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 1987। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, 1987 में इसका विभाजन हुआ। डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कुली बेगार आंदोलन के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो कहाँ से शुरू हुआ कुली बेगार आंदोलन, ये बताना है आपने। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कुली बेगार आंदोलन, मैंने बताया था आपको। कुली बेगार आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ है, शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो राइट आंसर 5 का क्या रहेगा? अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा से शुरू हुआ था दोस्तों कुली बेगार आंदोलन। मैंने आपको डिटेल में बताया था अल्मोड़ा में कहाँ से शुरू हुआ था कुली बेगार आंदोलन, ये सारी डिटेल में मैंने आपको बताया था। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके जो है डिटेल में पहले इसको देखें। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन को। क्लियर है? 20 का राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए 6 का आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, ययाति चरित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, आपको बताना है ययाति चरित्रम पुस्तक जो है किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, विजयचंद या फिर तिरुमल चंद। तो पुस्तक का नाम बताना है दोस्तों, मैंने आपको बताए थे सारे पुस्तकें जो है ययाति चरित्रम। ठीक है, ययाति चरित्रम पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 6 का राइट आंसर रहेगा आपका रुद्रचंद। ठीक है, मैंने रुद्रचंद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको बताए हैं। रुद्रचंद जो है, रुद्रचंद ने लिखी है पुस्तक ययाति चरित्रम। ठीक है, याद रखेंगे ययाति चरित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रुद्रचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों, रुद्रचंद ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे आपका धर्म निर्णय है एक पुस्तक। ठीक है, धर्म निर्णय, ये भी एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? ये भी जो है रुद्रचंद ने लिखी है। साथ ही साथ एक है सैनिक शास्त्र। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको, सैनिक सैनिक शास्त्र। ये पुस्तक भी किसने लिखी है? ये पुस्तक भी जो है रुद्रचंद ने लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे रुद्रचंद की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ययाति चरित्रम, धर्म निर्णय और सैनिक शास्त्र। ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? रुद्रचंद ने दोस्तों ये लिखी हैं। साथ ही साथ रुद्रचंद के बारे में आप सभी जानते हैं, रुद्रचंद के बारे में मैंने आपको बताया था। रुद्रचंद जो है चंदवंश का जो है 45वां जो है 45वां शासक था। ठीक है, चंदवंश का 45वां जो है ये क्या था? शासक था दोस्तों रुद्रचंद। और रुद्रचंद को कई नामों से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। रुद्रचंद को अकबर का समकालीन माना जाता है। साथ ही साथ ये सबसे दोस्तों बहुत बुद्धिमान शासक था रुद्रचंद। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया था मैंने, रुद्रपुर नगर की नींव डाली थी इसने। ठीक है, यानी कि आपको पूछा जाता है कि रुद्रपुर नगर की नींव किसने डाली, तो आपका आंसर रहेगा रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रपुर नगर की नींव किसने डाली? रुद्रचंद ने डाली। साथ ही साथ दोस्तों अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण भी इसने किया, रुद्रचंद ने। ठीक है, और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? अल्मोड़े का जमींदार भी कहा जाता है रुद्रचंद को। ठीक है, अल्मोड़े का जमींदार। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं जो रुद्रचंद से बनेंगे, इनको आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ययाति चरित्रम पुस्तक किसने लिखी है? रुद्रचंद ने लिखी है। ठीक है, तो रुद्रचंद से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शिवदत्त जोशी, हर्षदेव जोशी, बीरबल नेगी या फिर हरिराम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखा है दोस्तों, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का शिवाजी किसको कहा जाता है? क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। तो शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों शिवदत्त से आपको याद रखना है, और शिवदत्त का ही पुत्र कौन था दोस्तों? हर्षदेव जोशी था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। शिवदत्त का पुत्र कौन था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? ये आप सभी जानते हैं, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य जो है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, बात करें कुमाऊं का शिवाजी, तो शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों शिवदत्त जोशी से आपको याद रखना है, ठीक है, कि शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का शिवाजी किसने कहा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का शिवाजी किसने कहा शिवदत्त जोशी को, अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों नाम नित्यानंद मिश्र। ठीक है,
नित्यानंद मिश्र ने कहा दोस्तों, ठीक है। नित्यानंद मिश्र ने शिवदत्त जोशी को जो है क्या कहा, शिवदत्त जोशी को कहा, क्या कहा, शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा, ठीक है। किसने कहा, नित्यानंद मिश्र ने कहा। ये एक इतिहासकार है दोस्तों, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शिवदत्त जोशी को जो है कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है। कुमाऊं का बैरम खां भी पूछा जा सकता है आपको, कुमाऊं का बैरम खां किसे कहते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं शिवदत्त जोशी को, कुमाऊं का शिवाजी किसको कहते हैं, शिवदत्त जोशी को ही कहते हैं, ठीक है। और कुमाऊं का चाणक्य किसको कहते हैं, तो ये हर्षदेव जोशी को कहते हैं। और हर्षदेव जोशी दोस्तों शिवदत्त जोशी का ही पुत्र था, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों आप शिवदत्त जोशी से, ठीक है। और ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं डिटेल वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लंगूरगढ़ की संधि जो है कब हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लंगूरगढ़ की संधि के बारे में बताया था, कब हुई थी, किसके बीच हुई थी। तो आपको बताना है लंगूरगढ़ की संधि कब हुई। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, 1788, 89, 90 या फिर 92। तो 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1792, ठीक है। ठीक है, तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी लंगूरगढ़ की संधि। और आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ये लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी ये किनके बीच हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था लंगूरगढ़ की संधि दोस्तों गोरखाओं और जो है प्रद्युमन शाह के बीच हुआ था, मैंने बताया था, जिस पर जो है गोरखाओं को 15,000 का जुर्माना जो है गोरखाओं पर लगाया गया था लंगूरगढ़ की संधि के बाद। तो ये आपको याद रखना है, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई, 1792 में जो है लंगूरगढ़ की संधि हुई, किनके बीच हुई, गोरखाओं, ठीक है, गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच, ठीक है, प्रद्युम्न शाह। तो इन दोनों के बीच दोस्तों क्या हुआ, लंगूरगढ़ की संधि हुई। और इस संधि के बाद दोस्तों गोरखाओं पर जो है 25,000 का जुर्माना लगाया गया। कितने हजार का, 25, यानी कि 25,000 का जो है जुर्माना लगाया गया गोरखाओं पर, ठीक है। याद रखेंगे लंगूरगढ़ की संधि कब हुई, 1792। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लैंसडाउन पौड़ी में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुई। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। और आप सभी जानते हैं गढ़वाल राइफल्स की जो स्थापना हुई थी वो लैंसडाउन पौड़ी में हुई थी। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, ट्रेल रैमजे फिशर या फिर HG रोज। तो क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर 9 का। तो 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों HG रोज, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा। HG रोज जो है दोस्तों ये कुमाऊं कमिश्नर थे जब गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों HG रोज जो है इनका कार्यकाल आपको पूछा जा सकता है। HG रोज का मैंने आपको सारे जो है कुमाऊं कमिश्नर जो है सारे मैंने आपको बताए हैं, उनको आप जरूर देखें। तो देखिए HG रोज जो है इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 1885 से इनका कार्यकाल रहा, 1885 से लेके 1887 तक, ठीक है, ठीक है। 1885 से 1887 तक जो है कार्यकाल रहा HG रोज का। तो इसके दौरान क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं, 85 से 87 के बीच में। एक तो आपका क्या हुआ, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर था HG रोज, ठीक है। याद रखेंगे कुमाऊं जब यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई तो दोनों में जो है कमिश्नर कौन था, तो वो था HG रोज, याद रखेंगे। और HG रोज दोस्तों ये कुमाऊं के किस क्रम के जो है कमिश्नर रहे, तो याद रखेंगे 8वां क्रम था इनका, 8वें नंबर के जो है कमिश्नर थे HG रोज, याद रखेंगे। इनके कार्यकाल में दो चीजें हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना। तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई आपका 1887 में, ठीक है। 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई लैंसडाउन पौड़ी में।
तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं H.G. रोज से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किस कमिश्नर के काल में अल्मोड़ा के चनौदा यानी कि सोमेश्वर नामक स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना हुई। आपको फिर कमिश्नर बताना है कि अल्मोड़ा के चनौदा सोमेश्वर नामक स्थान पर जो है गांधी आश्रम की स्थापना हुई। ठीक है, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इबर्टसन। ठीक है, इबर्टसन का कार्यकाल था दोस्तों जब अल्मोड़ा की चनौदा सोमेश्वर नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो उस समय कौन था कुमाऊं कमिश्नर? इबर्टसन था दोस्तों, याद रखेंगे इबर्टसन। ठीक है, बात करें दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना, तो देखिए दोस्तों जो गांधी आश्रम है आपका चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा जनपद पर, तो जो गांधी आश्रम है इसकी स्थापना पूछी जाती है दोस्तों। स्थापना कब हुई? 1937 में इस गांधी आश्रम की स्थापना हुई दोस्तों चनौदा सोमेश्वर में। और किसके द्वारा की गई ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा दोस्तों इस गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा दोस्तों 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर था इबर्टसन। ठीक है, याद रखेंगे। और इबर्टसन का कार्यकाल आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इबर्टसन ने कब से कब तक शासन किया। तो इबर्टसन का काल रहा है दोस्तों 1935 से लेके आपका 39 तक। ठीक है, 35 से 39 तक इसका कार्यकाल रहा इबर्टसन का। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और सारे आपको चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, मैंने आपको कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन बता रखे हैं। आपको बताना है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1920 में। ठीक है, याद रखेंगे कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ पूछा जाएगा आपको, चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का कहाँ हुआ 1920 में? तो ये हुआ आपका काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में हुआ दोस्तों कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? याद रखेंगे हरगोविंद पंत। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? हरगोविंद पंत ने। तो हरगोविंद पंत ने दोस्तों अध्यक्षता की थी कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की। तो याद रखेंगे कब हुआ? 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का काशीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? हरगोविंद पंत ने। याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए मैंने आपको बताए थे। कुमाऊं परिषद दोस्तों आप सभी जानते हैं कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। 30 सितंबर कब हुआ कुमाऊं परिषद का गठन? 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। कहाँ हुआ? याद रखेंगे नैनीताल में हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नैनीताल में कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई कब हुई? 30 सितंबर 1916 को हुई। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए उनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की बात करें तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में हुआ। ठीक है, दूसरा अधिवेशन आपको याद रखना है 1918 में हुआ। तीसरा 1919 में हुआ। ठीक है, चौथा 1920 में हुआ अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 के बाद फिर पांचवा अधिवेशन हुआ आपका 1923 में। ठीक है, और छठा अधिवेशन हुआ आपका 1926 में। और 1926 में ही दोस्तों फिर क्या हुआ? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। और अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1918 में, यह हल्द्वानी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, ये कोटद्वार में हुआ था और बद्रीदत्त जोशी के द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो 1919 में कोटद्वार में जो अधिवेशन हुआ था ये एकमात्र अधिवेशन है जो गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, बाकी सारे जो कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है वो कुमाऊं में ही हुए हैं। ठीक है, एक ही अधिवेशन है आपका 1919 का
जो आपका कोटद्वार में हुआ। 1920 का मैंने अभी आपको बताया काशीपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। और 1923 में दोस्तों जो अधिवेशन हुआ 5वां, ये टनकपुर में हुआ 1923 में, और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। और लास्ट जो छठा अधिवेशन हुआ था 1926 में, 1926 में, ये हुआ था आपका गनियातोली रानीखेत में, और इसकी अध्यक्षता की थी मुकंदी लाल ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं कुमाऊं परिषद से। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 30 सितंबर 1916 को हुआ नैनीताल में। और इसकी जो अधिवेशन है इनको आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कुमाऊं परिषद के सदस्य भी पूछे जा सकते हैं आपको, तो नाम याद रखेंगे। कुमाऊं परिषद के सदस्य कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था कुमाऊं परिषद के सदस्य जीबी पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन जोशी, लक्ष्मीदत्त जो शास्त्री हो गया, इंद्रलाल शाह, ये सभी क्या थे? कुमाऊं परिषद के क्या थे? सदस्य थे। तो कुमाऊं परिषद से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, संविधान में पंचायतों का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो आपको बताना है संविधान में पंचायतों का जो उल्लेख है वो किस भाग में किया गया, आपको भाग बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भाग 4, 2, 10 या फिर 9। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा? संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 9 में किया गया है। ये भाग याद रखेंगे, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। और अगर आपको पूछा जाता है कि अनुच्छेद, अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तब आप याद रखेंगे अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 ये आपका किससे संबंधित है? पंचायतों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ भाग अगर पूछा जाता है तो भाग 9 याद रखेंगे और अनुच्छेद 243। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों कि राज्य सरकार जो है पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार जो है पंचायतों का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 के तहत करती है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत जो है दोस्तों और क्या करती है? राज्य सरकार पंचायतों का गठन करती है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है, भाग 9 में है। और साथ ही साथ बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार जो है पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो अनुच्छेद 40 के तहत करती है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कितनी आम बैठकें होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्राम सभा की जो प्रत्येक वर्ष में जो है कितनी आम बैठकें होती हैं, ये बताना है आपने। 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कितनी आम बैठकें होती हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2 आम बैठकें होती हैं। बी आपका राइट रहेगा 13 का। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि किसी आवास समूह को जो है ग्राम सभा घोषित करने तथा उसका नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों राज्य सरकार के पास। ठीक है, राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, किसी ग्राम सभा को जो है घोषित कर सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ये राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिला पंचायत सदस्य हो गया प्रमुख, उप प्रमुख अपना इस्तीफा जो है किसे देते हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है और जो उप प्रमुख होता है वो इस्तीफा किसे देते हैं? तो ऑप्शन देखिए, डीएम, डीपीआरओ, सीडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर रहेगा आपका डीएम को। ठीक है, यानी कि जिलाधिकारी को दोस्तों जी अपना इस्तीफा देते हैं जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख और उप प्रमुख, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ इस्तीफा जो है दोस्तों ये जिलाधिकारी को तो देते हैं, लेकिन किस धारा के अंतर्गत जो है दोस्तों ये इस्तीफा देते हैं? तो याद रखेंगे धारा 60 के तहत। ठीक है, धारा 60 के तहत दोस्तों जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख और उप प्रमुख जो है अपना इस्तीफा जो है जिलाधिकारी को देते हैं। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है,
देखिए आंसर कीजिए, नेपाल को राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो आपको बताना है कि नेपाल को उत्तराखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए 3, 4, 2, 6। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। सभी जानते हैं आप 3 जो है जिले स्पर्श करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेपाल से कितने जिले स्पर्श करते हैं, चीन से जो है कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ राज्यों की बात करें तो यूपी से कितने जिले लगते हैं, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेपाल को राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से करते हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं? पहला है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। दूसरा आपका चंपावत, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। तो ये 3 जिले हैं दोस्तों जो नेपाल से लगते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये 3 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं नेपाल से। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि चीन के साथ कौन कौन जिले स्पर्श करते हैं, तो चीन के साथ भी 3 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे उनमें कौन कौन से हैं। देखिए पिथौरागढ़ और चमोली, 2 तो ये हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ और आपका चमोली। ठीक है, और पिथौरागढ़ चमोली के साथ साथ एक और आएगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, 3 जो हैं ये चीन से जो हैं चीन को स्पर्श करते हैं। 3 जिले कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, और नेपाल को स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये दोनों चीज याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पछुआ दून किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बीच में आपको दून बताए थे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पछुआ दून किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? पछुआ दून किस जिले में स्थित है? तो पछुआ दून दोस्तों 16 का राइट आंसर रहेगा नैनीताल जनपद में है पछुआ दून। और साथ ही साथ पछुआ दून के साथ साथ आपको नैनीताल से एक चीज और याद रखनी है। पछुआ दून हो गया, एक और पूछा जाता है कोटा दून। कोटा दून भी किस जनपद में है? ये भी आपका कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर की दून। ठीक है, हर की दून। तो हर की दून ये कहाँ स्थित है, किस जिले में है हर की दून? ये है उत्तरकाशी में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सारे आपको याद रखने हैं। दून जो भी है मैंने आपको बताए थे। तो हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में है। एक और है आपका इंपॉर्टेंट चौखम दून। ठीक है, चौखम, चौखम दून कहाँ है? तो चौखम दून है आपका पौड़ी में। ठीक है, तो ये दून आप जरूर याद रखें। ठीक है, पछुआ दून, कोटा दून ये कहाँ है? नैनीताल जनपद में है, याद रखेंगे। तो ए आपका राइट रहेगा। और साथ ही साथ आपको हर की दून याद रखना है, उत्तरकाशी में है। चौखम दून कहाँ है? ये पौड़ी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए आंसर कीजिए, लघु तथा मध्य हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला है? ऑप्शन देखिए 5, 8, 9, 7। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का? तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र जो है उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 17 का सी आपका राइट रहेगा। 9 जनपदों में फैला है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया था लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में दोस्तों इस क्षेत्र में सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था सदाबहार, सदाबहार कोणधारी वन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सदाबहार कोणधारी वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों इसी क्षेत्र को, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? हिम का आंचल कहा जाता है, हिमांचल कहा जाता है इसको, मैंने बताया था आपको। और साथ ही साथ दोस्तों ये लघु हिमालय जो है ये कितने जनपदों में फैला है उत्तराखंड के? तो 9 जनपदों में फैला है। कौन कौन से 9 जनपद हैं आपको याद रखना है। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र 9 जनपदों में फैला है। 9 जनपदों के आप नाम याद रखेंगे। चंपावत, ठीक है, चंपावत, अल्मोड़ा, ठीक है, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, नैनीताल, चमोली,
चमोली पौड़ी, ठीक है, चमोली पौड़ी, और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, ठीक है। उत्तरकाशी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो ये कितने हो गए? 9 जिले हो गए, इनको नाम याद रखेंगे। चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून। ये 9 जिलों में आपका फैला है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सतोपंथ शिखर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसको कहीं पर सतोपंथ, कहीं पर संतोपंथ लिखा है, तो आप ऐसे ही पढ़ें सतोपंथ, ठीक है। सतोपंथ शिखर की ऊंचाई कितनी है मैंने आपको बताया है। सारे शिखरों की ऊंचाई मैंने आपको परसों हाल ही में बताया है। तो क्या है, आपको बताना है सतोपंथ शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का? 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7084 मीटर जो है ऊंचाई है सतोपंथ शिखर की, ठीक है। तो बी वाला आपका राइट रहेगा ऑप्शन। और साथ ही साथ आपको याद रखना है सतोपंथ शिखर कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था ये है आपका चमोली में, ठीक है। चमोली में है आपका सतोपंथ शिखर। ऊंचाई कितनी है? 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से उत्तरकाशी किस जोन में आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया थे जोन 4 और जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता से उत्तरकाशी जो है ये किस जोन में आता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो उत्तरकाशी किस जोन में आता है? जोन 2, 4, 5, 3। तो राइट आंसर क्या रहेगा 19 का? 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जोन 4, ठीक है। याद रखेंगे जोन 4 और जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो उत्तरकाशी की जोन में आता है, उत्तरकाशी जोन 4 में आता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप याद रखेंगे, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। तो उत्तराखंड के कुछ जनपद हैं जो कुछ जोन 4 में आते हैं, कुछ जोन 5 में आते हैं, ठीक है। तो जोन 4 में कौन कौन आते हैं, इनको आप नाम याद रखेंगे। देहरादून, ठीक है, देहरादून आता है जोन 4 में। टिहरी, ठीक है, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। साथ ही साथ आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल, और साथ ही साथ उधम सिंह नगर, ठीक है। उधम सिंह नगर ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके जोन 4 में, ठीक है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। बात करें जोन 5 की, तो इसमें आपके कौन कौन से जिले आते हैं याद रखेंगे। जोन 5 में आते हैं आपके चमोली, ठीक है, चमोली आता है जोन 5 में। अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। पिथौरागढ़, चंपावत, ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, चंपावत, ये किस में आते हैं सब? ये आते हैं आपके जोन 5 में, ठीक है। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग भी इसमें ऐड करें आप। रुद्रप्रयाग भी किस में आता है? जोन 5 में आता है रुद्रप्रयाग। तो ये आप जोन 4 और जोन 5 जरूर याद रखें, पूछे जाते हैं। जोन 5 में कौन कौन आते हैं? जोन 5 में चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और साथ ही साथ आपका चंपावत। तो ये किस में आते हैं? जोन 5 में आते हैं। तो इनको याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन है। गिरिताल किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। नैनीताल, चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। तो गिरिताल कहाँ है? गिरिताल है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा 20 का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।